हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट यूजी के टॉपर्स टॉक सेशन 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप सबसे रूबरू कराने जा रहे हैं सपना इंस्टीट्यूट के एक बेहद चमकते हुए सितारे से, जिनका नाम है अल्पना कुमारी। और इस होनहार बिटिया ने बेहद कठिन परिश्रम करके नीट यूजी 2020 में 720 में से शानदार 691 अंक हासिल किए हैं और इससे उसने ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी कैटेगरी में 43 रैंक और ओवरऑल रैंक ऑल इंडिया में 216 रैंक हासिल किया है और कानपुर में प्रथम नंबर पर यह स्थान उसे मिला है। तो आज हम लोग इस टॉपर्स टॉक सेशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अल्पना की सफलता में सपना इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रही है, यहाँ की फैकल्टी से लेके हर बंदे ने किस तरीके से सपोर्ट किया है। अल्पना लगातार 2 साल से क्लासरूम कांटेक्ट प्रोग्राम से सपना इंस्टीट्यूट से जुड़ी रही हैं और अब सफल होकर भविष्य में आने वाले नीट के अभ्यर्थियों को एक मिसाल और एक नया जोश, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ उन्हें उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तो आइए हम सब अल्पना के सपने के साकार होने की कहानी जानते हैं सीधे उन्हीं की जुबानी। और हम आपसे बिना देर किए हुए मिलवाते हैं और कोशिश करेंगे कि आप सबके मन में जितने सवाल हैं, आने वाले भविष्य में आप सबको नीट में जो मदद कर सकते हैं, उन सारे सवालों को हम अपने माध्यम से उस बिटिया के सामने रख पाएं और जिससे आपको भविष्य में अपनी रैंक को अच्छा करने में, अपने आप को सफल बनाने में मदद मिले। आइए शुरू करते हैं। अल्पना बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपना परिवार आपका पूरी तरह से स्वागत करता है और आपकी सफलता में श्रेय सबका है। हर उस शख्स का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और सबसे ज्यादा आपके माता पिता, उनके परिवार और उनके धैर्य को, उनकी मेहनत और उनकी लगन को। और इन सबसे परे हम बात करेंगे कि आपके घर वालों ने आप पर इतना भरोसा किया कि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन हमारी बेटी कुछ करे, तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि बेटियों में भी बहुत दम है, उनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। और एक बेटी ने कर दिखाया है और हर उस बेटी की नई उम्मीद है, हर उस गांव की बेटी के लिए नई आस है कि वो भी डॉक्टर बन सकती है। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बेहद शानदार रैंक हासिल करके, बेहद ज्यादा अंक हासिल करके अपना नाम, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, सबका सम्मान बढ़ा सकती है, अपने शहर का नाम रोशन कर सकती है। तो आइए मिलते हैं अल्पना कुमारी से। तो स्वागत है बेटा आपका एक बार, और हम आपसे सवालों के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार सपना की फैकल्टी आपके पूरे सिलेक्शन के लिए कितनी सिंसियर और सीरियस रही, और आप ही के नहीं, सपना में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए टीचर्स किस तरीके की मेहनत करते हैं, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? जब मैं सपना इंस्टीट्यूट में आई तो मैंने खुद देखा कि सारे टीचर्स यहाँ इक्वल सपोर्ट करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक स्टूडेंट का बताया जाए डाउट और दूसरे का नहीं बताया जाए। एक मिडिल और लोअर देन दैट वो बच्चे भी यहाँ आके उन पर फोकस किया जाता है, यहाँ बच्चे पे सारे टीचर्स फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानना चाहेंगे, बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिरकार जब वो नीट की तैयारी करने सपना में आए तो बहुत सारे बच्चे टीचर से भी पूछते हैं कि हम कौन सी बुक कर लें, ये किताब कर लें, या ये वाले से बुकलेट लगा लें, या मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे तरीके की गाइड वगैरह, उसको कर लें। तो हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि सपना इंस्टीट्यूट में जो स्टडी मटेरियल है
वो पूरी तरह से सिलेक्शन ओरिएंटेशन में कितना खरा उतरता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी बच्चा यहाँ आए उसे क्या बाहर से कुछ भी करने की जरूरत है, क्या कोई गाइड लगाने की जरूरत है, रिफ्रेशर लगाने की जरूरत है, या फिर उसे सारा सफिशिएंट मटेरियल पूरे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कराया जाता है। तो ये आपको इसका जवाब देना बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं। मुझे लगता है कि सपना इंस्टीट्यूट में जितना भी मटेरियल दिया जाता है वो मोर देन इनफ है, और बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में पढ़ना नहीं होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आना है वो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं सपना में पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि सपना के जो भी सक्सेसिव मॉड्यूल दिए जाते हैं टाइम टू टाइम वो इनफ होते हैं, और वो मैंने सारे सॉल्व किए थे, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर जैसे मटेरियल की बात करें तो आपने जब स्टडी की, तो जैसे अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चों का एक होता है, एक फोबिया है कि सर एनसीईआरटी कैसे कवर करें। तो वो क्लास में भी अधूरे मन से बैठे हैं और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं एनसीईआरटी हो रही है नहीं हो रही है, या फिर नोट्स कैसे पढ़ें। तो उसके लिए उन्हें कुछ सोचने की जरूरत है, या सीधा वो क्लास फोकस कर ले तो उनकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, और साथ में वो मॉड्यूल कर लें तो वो एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये आप सजेस्ट करें कि क्लास का आपके सिलेक्शन में या किसी भी जगह पे जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर क्लास का स्टूडेंट के लिए कितना अहम रोल है, कितना अहम रोल है? क्लास रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर क्लास से कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, और ये आपके एग्जाम के कुछ टाइम पहले पैनिक होने से प्रिवेंट कराता है कि आपने साल भर कितनी सिंसियरली क्लास करी है। तो हर दिन क्लास जाना, मतलब किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है क्लास में, वो आपको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एनसीईआरटी वगैरह जो मॉड्यूल्स हैं या जो भी जहाँ भी जो भी मटेरियल है वो मतलब एनसीईआरटी वाला फॉलो करिए, एनसीईआरटी वाला मटेरियल जो भी दिया जाए, और क्लास रेगुलर करिए, टीचर्स की बातों पर फोकस करिए, जो भी वो बता रहे हैं क्लास में ध्यान से सुनिए। तो इससे आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ही नहीं करना पड़े, आप कोशिश करिए कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान से। अच्छा बेटा अल्पना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अगर क्लास में आप अच्छे से सुनते हैं तो क्या घर पे किया जाने वाला एफर्ट उस पे बिल्कुल कम हो जाता है, और जो बच्चा क्लास में नहीं ध्यान से सुनेगा उसके लिए क्लास में बाहर जाने पे, रूम पे जाने पे डबल मेहनत पड़ेगी, और वो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रुकावट है क्योंकि समय कम है। ये बात सच है कि जब हम क्लास में फोकस नहीं करते हैं तो हमें वही चीज़ बार बार रूम पे पढ़नी पड़ती है, और यहाँ पे जब टीचर्स बोलते हैं तो वो सुनने से ही इतना इफेक्टिवली याद हो जाती है। तो ये कोशिश करिए कि क्लास में जितना अच्छे से आप रिवाइज और समझ पाएँ, याद कर पाएँ, क्लास वाला वर्क क्लास में अच्छे से हो जाए, इतना कंसंट्रेट करके पढ़िए, तो आपको वो रूम पे नहीं पढ़ना पड़ेगा या कम बार पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक्सेसिव मेहनत करने से या बहुत ज़्यादा उसमें एग्जॉस्ट होने से बचाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद है आप सब इन सारी बातों को फॉलो करेंगे और ध्यान देंगे, और अल्पना बेटा मेडिकल कॉलेज जाने से पहले अभी अवेलेबल हैं, और जब ये मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगी काउंसलिंग के बाद, और उसके बाद एक शानदार और बेहतरीन डॉक्टर बनके निकलेंगी, तो समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप सबके लिए, हम सबके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे जो स्टडी मटेरियल है, अगर मैं बायोलॉजी की पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो बायोलॉजी में अगर एनसीईआरटी का मॉड्यूल अगर मैं आपसे पूछूं तो जो एनसीईआरटी का मॉड्यूल है वो आप ये दिखा के बता सकती हैं कि आपने इसके साथ ही इसमें कैसे पेजेस लगे हुए हैं और नोट्स बगल के बगल लिखवाया जाता रहेगा, तो अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें शो कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, और इसमें हर आपको जो भी नोट करना है उसके लिए स्पेस दिया गया है। तो मैं तो इन सब पे पूरा लिखती थी, कोई भी वैकेंट नहीं रहता था कोई भी पेज, तो क्योंकि जो भी रहता था, जो भी सर क्लास में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते थे वो इस पे नोट होते थे, और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो थ्योरी के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि आप इससे ये नहीं टेंशन रहेगी कि आपने एनसीईआरटी नहीं करी है, तो आप इसको करिए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी हों इम्पॉर्टेंट वो इसमें लिखते जाइए। तो मैंने तो किया है, तो ये अच्छा होगा। अच्छा बेटा अल्पना, ये जानना चाहेंगे जैसे इसमें एनसीईआरटी क्लास में वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन
एक्सप्लेन होने के साथ पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, तो बच्चे को कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्लास अच्छे से सुन रहा है तो उसे एनसीईआरटी पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड याद रहेगी। और नीट में सारे सवाल बायोलॉजी के आने ही इसी से हैं, तो ये मोर देन इम्पोर्टेंट है कि भाई महत्वपूर्ण नहीं बल्कि यही पेपर है पूरा का पूरा, ये कह सकते हैं। तो ये मॉड्यूल नंबर 1 है और धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है टोटल 8 मॉड्यूल बायोलॉजी के मिलते हैं। लेकिन बेटा जैसे थ्योरी हो गई, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई थ्योरी हमने अच्छी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन की बुकलेट है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपसे कितनी मदद मिली, इसमें सवाल का लेवल एनसीईआरटी ओरिएंटेशन में है। तो जब हम थ्योरी सारी पढ़ लेते हैं तो फिर हमें ज़रूरत होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो उसके लिए इस बुक में बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैंने लगाई है और ये बहुत इफेक्टिव है। सारे जो भी हर टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, तो मतलब जो भी हमने पढ़ा होता है उसका पूरा रिवीजन हो जाता है इसके थ्रू। ओके बेटा, अच्छा इसमें कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पूरी कवर करके, लेकिन बच्चा कहता है कि अच्छे सवाल चाहिए जिसमें थोड़ा दिमाग जो है एग्जॉस्ट हो, थोड़ा दिमाग लगे, तो उसके लिए क्या अगली बुकलेट के लिए आप बताना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी रेस है, अगर एक्स्ट्रा करना है बायोलॉजी को, आप बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, हर पॉइंट हर चीज़ हर लाइन आपको इतने अच्छे से पढ़नी है, तो ये रेस है। थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी हैं इसमें, थोड़े स्पेशल क्वेश्चन हैं, तो आपको मतलब बायोलॉजी में 100% करने के लिए ये रेस हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं जिनको ज़्यादा लगानी है या बहुत अच्छे से कवर करना है बायोलॉजी मोर देन तो एनसीईआरटी भी थोड़ा सा, तो उसके लिए ये रेस है। ओके बेटा, लास्ट में एक समस्या ये आती है कि बच्चा कहता है कि हम एनसीईआरटी को पूरा रिवाइज कैसे करें या फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे देखें, तो क्या उसके लिए ये हैंडबुक का जो स्टडी मटेरियल है इसमें सारे एनसीईआरटी पॉइंट कवर किए गए हैं, तो ये भी जरूरी है। बिल्कुल सर, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सारे 3 4 5 जो भी महीने अभी बचे हैं, तो उसके पढ़ने के बाद फिर यही होगा कि क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, थ्योरी भी पढ़ ली है, तो अब हमें रिवाइज करना है कंसाइज वे में। तो कोई भी आपके इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी जो भी रिवीजन के लिए लास्ट बुकलेट दी हो या कुछ भी ऐसा मटेरियल दिया हो, तो हमारे इंस्टीट्यूट में ये बेस्ट है, हम लोगों ने की है। तो सपना इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि जब लास्ट टाइम आपका सारा काम हो जाए तो उसके बाद इसे ज़रूर लगाएं, इससे ज़रूर रिवाइज करें। ओके बेटा, अब ये पूछना चाहेंगे कि अब एक सब्जेक्ट के बारे में बायोलॉजी में क्या इसके अलावा कोई किताब, कोई रिफ्रेशर, कोई गाइड, एनीथिंग कुछ करने की जरूरत है? नहीं सर, ऐसा सिर्फ यही इंस्टीट्यूट नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जो भी मटेरियल दिया जा रहा है वो इनफ होता है, बहुत सोच समझ के वो मटेरियल दिया जाता है, कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। तो मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स को इधर और उधर किसी गाइड किसी अदर बुक में भटकने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बेटा चलेंगे। बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का भी स्टडी मटेरियल अगर बात की जाए तो ये 2 बुकलेट एज ए सैंपल अभी अवेलेबल है, तो ये आप शो कर सकते हैं और साथ में सारा स्टडी मटेरियल बारी बारी आपको मिलता रहेगा। तो और निर्मल वर्मा सर जो केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, उनके लिए आप ये बता सकते हैं कि केमिस्ट्री उनका पढ़ाने का तरीका और वो नीट के सवाल के मैच कैसे होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उनके गाइडेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, डाउट्स वगैरह के बारे में कैसे क्लियर करते हैं और प्रॉपर से रिवाइज करते हैं डाउट्स को क्लियर करके? तो मैंने साल भर निर्मल वर्मा सर से पढ़ाई की है केमिस्ट्री की, तो मैंने पूरे ईयर निर्मल वर्मा सर से केमिस्ट्री पढ़ी। उनके क्लास नोट्स जो भी वो बनवाते हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। वो मतलब सारी क्लास जो भी वो क्लास में लिखवाते थे वो सब मैंने अच्छे से पढ़ा और मुझे लगता है कि उसके बाहर मुझे कुछ भी एग्ज़ाम में लगा नहीं, कुछ फील नहीं हुआ कैसे क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स थे। तो जो स्टडी मटेरियल है उनका केमिस्ट्री का और जो भी नोट्स हैं उन दोनों से ही मैंने पढ़ाई करी है साल भर, और मेरा अभी अच्छा भी गया है, केमिस्ट्री वाला पार्ट बहुत अच्छा रहा है इनकी वजह से। और डाउट्स में तो ये था कि कभी भी क्लास के बाद उनसे जाके पूछ लो तो वो सर डाउट्स बताते हैं बिल्कुल आराम से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले सर और बायोलॉजी वाले सर की अगर बात करें, जो सुनील मिश्रा सर हैं, मेरा ही नाम सुनील मिश्रा है, तो अभी जो है अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो आप उनको कैसे बताना चाहेंगे कि उन्होंने बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट के साथ साथ दोनों टीचर्स और पूरे इंस्टीट्यूट में कोविड
पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपके डाउट्स को कैसे क्लियर किया और किस तरीके से आपको हमेशा एनर्जाइज रखा, एंथुसियास्टिक रखा कि आप अपने लक्ष्य को पाने में लगातार मेहनत करते रहें और साथ के साथ लगे रहें। ये मैं बहुत हाईलाइट करके बोलना चाहूँगी कि ये सच है कि इंस्टीट्यूट के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। इवन जब मैं वापस लॉकडाउन में घर पे पहुंची तो उसके बावजूद दोनों टीचर्स ने और जो भी अदर टीचर्स हैं कोचिंग के सब सारे टीचर्स ने मेरे डाउट सारे क्लियर किए। कभी भी डाउट, कोई भी डाउट हो, सारे डाउट्स क्लियर करते थे। और अदर देन डाउट कोई भी समस्या या कोई भी लाइक फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो रही है पढ़ाई को लेके तो वो भी समझाते थे, सपोर्ट रहता था हमेशा टीचर्स का। तो अगर कोई भी बच्चा जो इंस्टीट्यूट में आने वाला है या है, उसे पढ़ाई के अलावा जो उसके सिलेक्शन में रुकावट डालने वाली बाधाएं हैं उनको अपने टीचर से शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या देर से शेयर करना चाहिए, या उसका शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, या फिर जल्दी फायदा है अगर आप शेयर कर देते हैं तो फ्री हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है। अगर पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना है तो सारे जो भी नेगेटिव थॉट्स और जो भी टेंशन हैं उनको आपको रिमूव करना होगा या कम करना होगा। तो उसके लिए आप टीचर्स से शेयर करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और सारे टीचर्स कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते ही हैं। मेरे साथ भी हुआ है, सब स्टूडेंट्स के साथ होता है। कोई ना कोई समस्याएं होती रहती हैं पढ़ाई के दौरान, कोई टेंशन या कोई फैमिली प्रॉब्लम, तो वो सभी शेयर करनी चाहिए टीचर्स से। सोल्यूशन निकलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं सब। अच्छा बेटा, अगर लॉकडाउन पीरियड की बात करें जब कोविड पैंडेमिक की वजह से था, तो उस टाइम कुछ टॉपिक्स बच्चों के होते हैं जो 13 सितंबर को नीट हुआ, उस दौरान आपके भी कुछ टॉपिक्स रहेगा होंगे जो आपको क्लियरिटी नहीं होगी। तो आपने सर से जब बात की, जैसे बायो की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है उससे आपको कितनी हेल्प मिली? जो टॉपिक्स आपके नहीं थे वो टॉपिक्स उसमें इन्वॉल्व करके जो बनाए गए उससे आपको कितना क्लियरिटी है, और लोगों को उस चैनल को जाने के लिए, चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस है उसका सिलेक्शन में? हमें लगता है कि आपको बायोलॉजी में अच्छा करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो अब जब क्लासेस नहीं हो पाती हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, या फिर आपको पुराना टॉपिक रिवाइज करना है तो या फिर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सर, तो यूट्यूब पे वो सारी क्लासेस इफेक्टिवली एज इट इज़ पढ़ी हैं जैसी ऑफलाइन क्लासेस में चलती हैं। तो मैंने तो लॉकडाउन में सारी क्लासेस करी हैं और जो भी है अच्छे से सर पढ़ाते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाता है उससे। अच्छा, अगर कोई नोट्स बनाना चाहे यूट्यूब चैनल को देख के तो बड़े आराम से बना सकता है, कोई स्पीड नहीं है, आराम से वो समझ सकता है। हाँ, ये मैंने तो बनाए भी हैं नोट्स। मुझे इंपॉर्टेंट लिखना होता था तो मैं यूट्यूब से पॉज करके लिखती भी थी, और मैंने यूट्यूब की सारी वीडियोस देखी हैं। कमेंट्स मैं कमेंट्स भी करती थी, या जो भी है मैंने सारे वीडियोस देखे हैं। मैंने वीडियोस से पढ़ाई की, धीरे धीरे भूलने का सिलसिला शुरू हो गया था तो वो रीगेन कर लिया था। अच्छा बेटा, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे जो लोग सक्षम हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या जिनकी रीच में इंस्टीट्यूट है, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का, देखिए ऑनलाइन मजबूरी में तो करना चाहिए, लेकिन क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन का इंप्रेशन बिल्कुल अलग है? बिल्कुल सर, अलग है। जो पहुंच सकते हैं उनको आना चाहिए, और जो नहीं पहुंच सकते उनको YouTube के थ्रू अपनी बात को रखना चाहिए, अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। मैं तो पहले यही मानती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका देती है, आप टीचर से कोई भी डाउट क्लियर तुरंत कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है टीचर के होने का। तो उससे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप ऑफलाइन क्लासेस करिए। और अगर आप किसी भी तरीके एडजस्ट नहीं हो पा रही ऑफलाइन क्लासेस तो आप यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हैं, उसमें भी आप पॉज करके पूछ सकते हैं। और अदर देन दिस आप डाउट्स पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बाद। जो भी है सर से अगर आप जुड़े हैं तो उनसे डाउट पूछिए, डाउट्स के लिए भी अवेलेबल रहते हैं सब लोग। अच्छा बेटा, एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी बच्चे को जब वो कहीं पर कोचिंग करने जाता है तो उसे खुद पर और इंस्टीट्यूट पर, वहाँ की फैकल्टीज पर और अपने डेडिकेशन पर कितना भरोसा होना चाहिए, और क्या जरूरी है ये भरोसा होना सिलेक्शन के लिए? क्या ये इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट तो है ही बिल्कुल। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले टेंशन होती हैं दिमाग में, साल भर कैसे क्या रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचर्स पे कॉन्फिडेंस कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं सब अच्छा है, सब परफेक्ट है। इंस्टीट्यूट पे फेथ रखिए,
तो मतलब आपको ये जरूरी है बहुत सिलेक्शन ज़्यादा जरूरी होता जी। है। अच्छा, अगर कंफ्यूज हैं आप खुद को लेके, टीचर्स को लेके, तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, बिल्कुल, इंस्टीट्यूट हाँ। कुछ भी कर दे, खुद पे ट्रस्ट रखना भी हाँ, जरूरी है। लेकिन फिर आप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, वो सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। चलिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। बेटा, ज्यादातर बच्चे ये जब वो आते हैं पढ़ने तब तो ठीक है, लेकिन शुरू में वो बातों को टीचर्स की मानते हैं, लेकिन जब कुछ दिन रह लेते हैं तो जब टीचर कुछ कहता है तो उसका एनालिसिस करते हैं। तो एक सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट के लिए, नीट एस्पायरेंट्स के लिए फॉलोअर होना है जरूरी या फिर एनालाइजर होना है जरूरी? फॉलोअर होना ज़रूरी है। आप टीचर्स पे भरोसा रखिए, फॉलो करते जाइए। यही सिलेक्शन के लिए की पॉइंट्स होते हैं कि आप अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं या आप एनालाइज भी करते हैं। तो अब सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप फॉलो करिए, टीचर्स पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, सिलेक्शन होगा और आप करेंगे, आप लेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर कोर्स नहीं हो पाएगा या कम टाइम है या चीजें हैं, तो हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि कोर्स होने के साथ साथ एक स्टार मार्क ये होना चाहिए, जो पढ़िए वो बड़े दम से पढ़िए, क्योंकि आप बहुत तेजी से बहुत कुछ पढ़ते जाएंगे तो फिर भी गलत होगा, सिली मिस्टेक्स होंगी। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कोर्स का कंप्लीशन कितना रोल प्ले करता है और वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है? कोर्स कंप्लीट होगा तभी हम रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन इंपॉर्टेंट तो होता ही है। एग्जाम के 1-2 महीने पहले रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन तभी पॉसिबल है जब कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो, कुछ छूटा ना हो, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो होता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है उसमें सारा कोर्स कंप्लीट हो, टाइम पे रिवीजन भी हो, उसके बाद रिलैक्स करने का टाइम भी मिले, 15 या 20 डेज जो भी है। और ये सारी चीजें यहाँ पर जब हुई, उन्होंने ही आपको हेल्प किया आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। तो बेटा, एक अब आ जाते हैं उन सवालों पे जो सबसे नॉर्मल सवाल होते हैं सारे बच्चों के। जैसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी जो नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा, या किसी भी एग्जाम की कर रहा है, उसकी तैयारी के दौरान उसका स्वास्थ्य, उसे स्वस्थ रहना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना जरूरी है उसके सिलेक्शन के लिए? हाँ, ये बात सच है कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप साल भर कितना एफिशिएंट रहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है, आप जितने एफिशिएंट होंगे आप सिलेक्शन के लिए उतने ज़्यादा प्रमोट रहेंगे, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि पूरे जितना भी आपका ड्यूरेशन है पढ़ाई का एग्ज़ाम तक, आप बिल्कुल हेल्दी रहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। स्ट्रेस मत लीजिए, और ऐसी कोई काम, ऐसी कोई शेड्यूल, कोई दिनचर्या ऐसी मत रखिए जिससे आपके ब्रेन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये चीज़ें, और आप एक भी दिन बीमार पड़ते हैं तो वो एक ड्यूरेशन तो चला भी जाता है, साथ ही साथ वो नेगेटिव चीज़ें याद आती हैं कि हमने मिस किया है, और क्लास भी छूटती है तो उसका बर्डन भी बढ़ता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि आप हेल्थ पे फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में। अब बेटा, अल्पना ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चों के सवाल ये कॉमन है कि आखिरकार आप कितना घंटे पढ़ाई करती थी, क्योंकि ये बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कितने आवर्स की पढ़ाई करती थी। उनके मन में ये है शायद 24 घंटे में ये 25-26 घंटे तो नहीं पढ़ती थी, इतने नंबर लाने के लिए इतने तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो आप एक क्लियर कट लोगों के कंफ्यूजन को दूर करिए कि आखिरकार उन्हें सिलेक्शन के लिए किस तरह की दिनचर्या में भरोसा रखना चाहिए, और कोई कठिन दिनचर्या कोई भी ना बनाए, जो कर सकते हैं वही बनाए, और कैसे आपने किया और आगे कैसे करना चाहिए लोगों को, और कितने घंटे पढ़ाई करती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल होगा कि घंटे हमें बता दो, क्योंकि जैसे ही अल्पना 23 बोलेगी बाकी लोग सोना बंद कर देंगे, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी और किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है 20 आवर्स से ज़्यादा स्टडी हो पाए, क्योंकि और भी इसेंशियल काम होते हैं इसके अलावा। तो मैं ये मानती हूँ कि आप एक इनफ नींद साल भर 7 to 7.5 आवर की, और खाने पीने के अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें सिर्फ स्टडी ही करिए, और ये कोशिश करिए कि उस स्टडी में डिसकंटिन्यू ना हो, वो कंटिन्यू स्टडी रहे, इफेक्टिव रहे। और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए 20-30 मिनट वो अलग बात है, लेकिन आप बाकी बचे टाइम में कुछ और मत करिए, सिर्फ पढ़िए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बेहद संवेदनशील आंसर है, और बहुत ही ज्यादा लोगों के सवाल ये होते हैं कि आखिरकार कितने घंटे पढ़ाई करें। तो एक क्लियर मैसेज एक टॉपर स्टॉक में है क्या, कि आप एक तो अच्छी नींद लीजिए, और दूसरा अच्छा खाइए जिससे आप स्वस्थ रहिए,
बाकी का जो समय बचता है आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य तक पहुंचना ही तो आपकी मंजिल है, वही तो आपका रास्ता है और उसके पहले रुकना नहीं है। अगर आप एक दिन भी बीमार हो गए किसी भी वजह से तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जिंदगी हमेशा हर एक को मौका नहीं देती है। और वैसे भी अल्पना बेटा को देख के आप ये समझ सकते हैं कि काबिल लोग बहुत हैं, लेकिन हर किसी को लाइफ ने मौका नहीं दिया है। तो यदि आपके पास ये मौका है तो बिल्कुल मत गंवाइए और सही निर्णय करिए और सही चॉइस रखिए और जहां पर भी रहिए वहां जी जान लगा के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो एक लास्ट सवाल ये है, क्या कोई कठिन दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, ऐसा कोई शेड्यूल होना चाहिए या बस खाना सोना पढ़ना? शेड्यूल्ड हो या ना हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि आप पढ़ कितना रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा तो ये था कि एक ये भी होता है कि मॉर्निंग में उठना इफेक्टिव होता है, तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मैं 8 बजे से पहले कभी उठती भी नहीं हूँ। और ये रहता है कि आप किस टाइम एक्टिव हैं, आप उस टाइम पढ़िए। अगर आप लेट नाइट एक्टिव हैं 2 बजे 3 बजे आप उस टाइम पढ़िए। अगर आप मॉर्निंग में एक्टिव हैं तो आप मॉर्निंग में उठ जाइए। कुछ लोग मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं जैसे कि मैं, तो मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ कितना रहे हैं और कितना सही से पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा शेड्यूल कुछ बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए कि बहुत फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ वो 2-3 काम फिक्स होने चाहिए, पढ़ना, सोना। तो सारे लोग सुन ही रहे होंगे और उम्मीद है इस पर अमल भी करेंगे। और ये एक मिसाल और जो प्रेरणा इंस्पिरेशन है, ये अगर एज अ टीचर मैं बोलूं और एज ए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मैं बोलूं तो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां से निकलने वाले सफल लोग ही वहां की ऑक्सीजन होते हैं जो उसे हमेशा जिंदा रखते हैं। और ये मिलने वाली समय समय पे ऑक्सीजन जो है, जैसे सपना इंस्टीट्यूट के लिए बेटा अल्पना की परफॉर्मेंस है, तो ये ऑक्सीजन उन्हें हौसला देती है, हिम्मत देती है, आने वालों के लिए जुनून और जज्बे से तैयार करने का एक नया मुकाम देती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बना पाते हैं और दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बना पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि काबिल बनाने की वजह से एक आदमी काबिल बनता है और उसके परिवार में वो दिया हमेशा हमेशा के लिए जल जाता है। तो मैं एक आखिरी मैसेज जो देना चाह रहा हूं इस टॉपर्स टॉक न्यूज़ सेशन का, वो ये है कि अगर अल्पना बेटा कर सकती है तो हर परिवार की हर एक बेटी और हर एक बेटा उतना ही कर सकता है। बस उसे भरोसा करने की जरूरत है खुद में, अपने परिवार में, अपने गुरुजनों में। तो एक वक्त जरूर आएगा, देर होती है, बड़े काम के लिए बड़ा समय चाहिए होता है। तो कभी भी हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि जो फेलियर होते हैं वही सक्सेस होते हैं। और याद रखिए बच्चों, फेलियर इज अ गुड टीचर। और मेरा अगर बस चले तो आने वाले भविष्य में आपको एक किताब मिलती हुई नजर आएगी कि हाउ टू लर्न बी अ फेलियर, मतलब आप कैसे सीखें कि फेल कैसे हुआ जाता है। क्योंकि जिंदगी में अगर फेल होना सीख लिया है तो फिर जो भी चीजें बची वो सब सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। तो याद रखिए, मेरा एक मैसेज यही है कि जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे विचार रखिए और एक दूसरे की मदद करिए और जोड़ते रहिए और हौसला रखिए जो हर किसी में बराबरी का होना चाहिए। तो लड़ने की क्षमता रखिए और जो भी जैसे भी बनता है मदद करिए और मदद लीजिए, लेकिन लक्ष्य हमेशा जीवन का बड़ा होना चाहिए। तो इसी टॉपर्स टॉक न्यूज़ सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और अल्पना बेटा को बहुत सारी बधाइयां मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए और दुआओं के साथ, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर बने। आने वाले समय में हम भी बैठे हों और इसे देखना चाहेंगे कि एक बड़ी सी स्क्रीन हमारे घर में लगी हो और ये कहीं एक बड़ी सर्जन हो और हम भी देखें कि हमने भी कभी पढ़ाया है इस बच्ची को, तो दुनिया में नाम रोशन करे और देश की सेवा करे। और हर परिवार की उम्मीद बनी है, जैसे हर बिटिया के सपनों की, हर बिटिया के सपनों के उड़ने की जो हिम्मत है उसको अल्पना बेटा ने उसकी नींव रखी है। तो उम्मीद है आने वाले भविष्य में जो लोग हम लोगों से जुड़ेंगे या जहां भी रहेंगे वहां एक बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। इसी के साथ अल्पना को और आप सब लोगों को सुनने के लिए इतनी देर तक के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।